नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फुल ऑन। दोस्तों, आपकी लाइफ में अच्छा एटीट्यूड, हैबिट, फिटनेस, डाइट, ये सब कुछ है। ये बहुत मैटर करता है एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी आपने सोचा है वो क्या चीज़ है जो कि हम लोग या हम में से बहुत सारे लोग उस पर जल्दी ध्यान नहीं देते हैं? वो है मनी, मनी मैनेजमेंट। क्या आप मनी मैनेजमेंट करते हैं? मनी प्लानिंग करते हैं? अगर नहीं करते दोस्तों, तो आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि क्या वो 8 सिंपल स्टेप है या 8 ज़रूरी बातें हैं जिनको जानकर आप बहुत इजीली और सिंपल तरीके से जो आपकी अर्निंग है, मनी है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपनी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है मनी मैनेजमेंट और मनी सेगमेंटेशन में। आप वीडियो ध्यान से सारी बातें, मेरी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर अच्छे से देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ फुल ऑन चैनल, जहाँ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें जिनको आप कम समय में और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उनको जानकारी करके अपना एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ स्टाइल अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है मनी मैनेजमेंट पे। हम सब की लाइफ में मनी बहुत मैटर करता है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट रियली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि हमारे जो जीवन के एक एक पहलू है, हमारा कोई भी स्टेप है, हमें कुछ भी करना होता है उसके लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से मनी को मैनेज करें। अगर आप मनी को प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और नो डाउट आपके जो आने वाले काम है उन सबको आप अच्छे से और कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से मनी मैनेजमेंट की हो तो। अपनी और अपनी फैमिली के एक सिक्योर फ्यूचर के लिए मैंने 8 वो सिंपल और इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉलो किए जो कि आज मैं आपको अभी शेयर करूँगी। उसे आप ध्यान से फॉलो करना। इसको फॉलो करके आई एम श्योर आप भी अब अपना एक सिक्योर फ्यूचर निर्धारित कर सकते हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप पूरा वो 8 स्टेप ध्यान से सुन। First important factor here for money management is make a budget sheet and use that regularly। दोस्तों, मैंने एक बजट शीट शेयर किया है जो कि इस तरह का होगा। ये बहुत ही सिंपल एक्सेल शीट है जो कि आपको मेंटेन करना है अपनी मनी मैनेजमेंट और मनी प्लानिंग प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। इसमें बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है, अपना जो इनकम है उसको ऊपर में डाल देना है। उसके अलावा आपके जितने एक्सपेंस है मैंने उस एक्सेल शीट में दे रखे हैं। जितनी तरह का एक्सपेंस है आप उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं या कुछ चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें आपको अपने सारे एक्सपेंस को लिस्ट करना है और आपकी क्या सेविंग है वो सारी डिटेल्स आपको उसको भरना है। ये एवरी मंथ आपको फॉलो करना है। इससे क्या होगा, ये जो आपका बजट शीट है ये आपको आपकी फाइनेंशियल ट्रैकिंग के लिए सबसे पावरफुल टूल होगा, जिससे आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं कि हर महीने आप किस में कितना खर्च कर रहे हैं, आपके पास कितना इनकम आया था और आपने कितनी सेविंग की। तो ये आपका हर महीने का होगा जो डिटेल आप उसमें ट्रैक करोगे, और ये हर मंथ ही नहीं और आप हर ईयर भी उसे मेंटेन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। वहाँ मेरी वेबसाइट में जा कर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं कि कैसे एक बजट शीट बनाएं और उसका यूज़ करें। सेकेंड पॉइंट है सेग्रीगेट योर मनी प्रॉपरली। आइडियली आपकी जो इनकम है उसका 50%, 30% और 20% इसमें सेगमेंटेशन होना चाहिए। इसे हम 50, 30 और 20% रूल भी कहते हैं। तो ये रूल क्या है, 50% का जो आपका जो इनकम है उसका 50% आपके जो हाउस होल्ड खर्च है, बिल है, जो भी खर्च है, जितने तो दुनिया भर के खर्च है वो सारे 50% के अंदर हो जाना चाहिए। जो 30% है वो आपके डिस्क्रिशनरी खर्च होने चाहिए, मतलब कि आपके एंटरटेनमेंट, मूवीज़, ट्रिप्स या कोई स्मॉल वेकेशन या तो फिर आपकी कोई हॉबीज़ हो, क्लासेस हो, ट्रेनिंग हो, तो ये सब डिस्क्रिशनरी में आते हैं। तो 30% का जो भाग है आपके इनकम का वो इसमें खर्च होना चाहिए और बाकी जो 20% है वो आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30% और 20% आप स्वैप भी कर सकते हैं, यानी कि 30% सेविंग में और 20% डिस्क्रिशनरी में, यानी कि एंटरटेनमेंट और आपकी हॉबीज़ में। अगर आप ये करें तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज
जो 50%, 30% और 20% है हाउस होल्ड डिस्क्रिशनरी और सेविंग, ये आप अगर आप फॉलो कर ले तो आपने बहुत कुछ कर लिया फ्रेंड्स। तो आपको ये फॉलो करना है। आप देख लें कि आपकी कितनी इनकम है और आपका अभी तक का खर्च कितना हो रहा है। अगर वो 50% से ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपका डिस्क्रिशनरी जो खर्च है एंटरटेनमेंट वगैरह का, वो अगर 30% से ज़्यादा है हर मंथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरह से ये 50, 30 और 20% के रूल को समझ लें और अपने खर्च को इस तरह से मैनेज करें। ये 50, 30, 20% का जो रूल है, ये सबसे पावरफुल मैकेनिज्म है आपके फाइनेंस को बैलेंस आउट करने के लिए, इसीलिए आप इसे ज़रूर फॉलो करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्ट योर अनबजटेड स्पेंडिंग। मतलब कि जो अभी तक आपने अपने बजट शीट में मेंशन नहीं किया और जिसको आपने सोचा नहीं, वो अनाप शनाप खर्च वो आप करने लगते हो, तो उसे आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है। आपके जो भी एक्सपेंडिचर है वो सब करने के बाद आपके इनकम से जो बच जाता है, तो फिर हम यूजुअली सोचते हैं चलो इसमें खर्च कर दे, उसमें खर्च कर दे, अभी पैसा तो है, अभी बचा हुआ है। बट अगर एंटरटेनमेंट है या आपकी हॉबी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो उसकी एक लिमिट, जैसा कि मैंने कि बताया डिस्क्रिशनरी खर्च, उसकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट में खर्च करें। अगर उसके अलावा भी अगर पैसे बचते हैं तो उसे अच्छा होगा कि आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दें। नहीं तो इससे क्या होगा कि ये जो आपकी अनबजटेड स्पेंडिंग है, इससे आपका जो बाकी बजटेड आइटम्स है ये इम्पैक्ट पड़ेगा। जो आपका 50, 30, 20% रूल है वो अच्छे से फॉलो नहीं होगा। इसीलिए जिन चीज़ों को आपने अच्छे से बजट नहीं किया है, उसके खर्च में आप ध्यान दें। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज ट्रैक योर एक्सपेंस रेगुलरली। आपने जो बजट शीट बनाई है उसमें रेगुलरली आपके जो छोटे बड़े मोटे जो भी खर्च है वो सारे उसमें ट्रैक होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बड़े खर्च हम करते जाते हैं और हम ओवर स्पेंडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करके बैठ जाते हैं। पता चला हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल 20,000, 50,000 आ गया है और हमें पता नहीं कि हाँ किसमें इतना सारा खर्च कर डाला हमने। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने जो छोटे बड़े खर्च किए हैं वो सारे आप अपनी जो बजट शीट, जो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसमें आप मेंटेन करें, जिससे आपको पता रहेगा कि आपने क्या खर्च किया है। और जो अनआइडेंटिफाइड खर्च है, जो उसको आपने नहीं पहचान पाया कि हाँ आपने किस में खर्च किया है, तो वहाँ आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं अगर आप अपने हर खर्च, छोटे बड़े खर्च को मेंटेन करेंगे बजट शीट में, और आप रेगुलरली उसे रिव्यू करते रहे जो बजट शीट आप मेंटेन कर रहे हैं। Fifth important step is think before taking any loan or debt। यानी कि कोई भी कर्ज लेने से पहले आप बार बार सोचें। कर्ज तो कर्ज होता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। अगर आप एक बड़ा लोन लेते हो तो एवरी मंथ आपकी सैलरी से एक ह्यूज पार्ट उस लोन में चला जाता है, और ऐसे करते करते जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर है वो बहुत इनबैलेंस हो जाता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप कोशिश करो कि आप लोन या कर्ज ना लो अगर जब तक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। जैसे कि कुछ लोन बहुत अच्छे होते हैं, होम लोन या कार लोन, लेकिन उसकी जब बहुत ज़रूरत पड़े तभी लो। आजकल हमें बहुत सारे कॉल आते हैं, पर्सनल लोन ले लो, बहुत इजी रेट्स में अवेलेबल है, ये वो जो भी है फ्रेंड्स, लेकिन ये 12%, 13%, 14% के जो लोन होते हैं, ये आई विल नॉट रेकमेंड। आप बिल्कुल पर्सनल लोन को जब तक कि बहुत इमरजेंसी हो आप बिल्कुल ना लें। कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को कर्ज मुक्त रखें उतना ज़्यादा अच्छा हो। तो एक लोन लेने से पहले आप कई बार अच्छे से सोचें, आप और सारे उपाय देख लें कि आप किन और तरीकों से आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उन सारे ट्रिक्स को आप अपनाएं। मनी मैनेजमेंट के लिए जो हमारा छठा और सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पे द बेस्ट प्राइस। फ्रेंड्स, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं या तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं डे इन डे आउट, लेकिन क्या आप उनको अच्छे से खरीदने से पहले उनकी कंपेयर करते हैं दूसरे चैनल से भी? अगर आप नहीं करते तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आप देखो कि आप दूसरे साइट में उसकी क्या प्राइस है, आप कंपेयर करो, और जिस साइट में अच्छी रेट में मिल रही है, जिसकी रेटिंग अच्छी है, आप वहाँ से लो। अगर आप शॉप में जा कर के शॉपिंग करते हो तो आप शॉप में उसका प्राइस पूछो, दूसरे शॉप से भी पता करो जो उसके सिमिलर लेवल का है, और जो बेस्ट प्राइस है, जहाँ बेस्ट प्राइस मिल रहा है वहाँ से आप जाके लो। तो इस तरीके से आपको जो भी प्रोडक्ट्स या चीज़ें आप खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मोड में आप कर रहे हो, पहले आप दूसरे चैनल से अच्छे से कंपेयर कर ले और जो बेस्ट प्राइस है वही आप पे करें। इसके अलावा आप ये भी पूछें कि कोई डिस्काउंट कूपन या आजकल बहुत सारे ऐप के कैशबैक ऑफर होते हैं, क्यों नहीं वो सब भी आप पहले से पता कर ले। तो एक थोड़ी सी प्लानिंग
कोई भी शॉपिंग करने से पहले कर ले और जो भी चीज़ है उसका बेस्ट प्राइस पे करें, क्योंकि थोड़ी सी भी सेविंग से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आप अपने एक एक रुपए की भी सेविंग जरूर करें। सेवेंथ इम्पॉर्टेंट स्टेप वो है रेस्ट्रिक्ट योर यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। हमारे पास आजकल इजीली बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हो जाते हैं, इस बैंक से उस बैंक से, लेकिन जब हम खर्च करते हैं तो फिर ये भी कार्ड यूज़ कर लिया, वो भी कार्ड यूज़ कर लिया, इसमें ऑफ़र है उसमें ऑफ़र है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड की जो लंबी लिस्ट होती है बिल की, वो हम पे भारी हो जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने से पहले आप अच्छे से सोच लें, खासकर कि उन चीज़ों को जिनके बारे में आपने पहले से बजट नहीं किया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते करते हमें वो पता नहीं चलता है कि हम बहुत सारी अनवांटेड चीज़ों में भी खर्च कर देते हैं। इसलिए अनवांटेड चीज़ों को खर्च करने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड को लिमिट ज़रूर करें आप। इसलिए अपना क्रेडिट कार्ड अनवांटेड चीज़ों के खर्च में बिल्कुल ना करें और अच्छे से ट्रैक करें कि आप क्रेडिट कार्ड किन चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। So the last or eighth important step is to put up your extra or unused money into your saving or in debt। मतलब कि जो आपके पैसे खर्च के बाद बच गए हो या उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम हुई है, जैसे कि बोनस है, सर्विस अवार्ड या कोई भी किसी भी तरह का आपको अवार्ड या एक्स्ट्रा किसी और चैनल से आपको अगर इनकम होती है और वो एक्स्ट्रा है, तो वो आप अपनी सेविंग में डाल दें तो बहुत अच्छा होगा। या तो जो अगर आपके पास कोई लोन है उसमें आप टॉपअप कर दें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो या तो आप सेविंग में इंक्रीज़ कर दें या तो आप अपने लोन को थोड़ा कम कर दें उसमें टॉपअप करके। जैसे जो अनयूज्ड मनी है आप उसको अच्छी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे वो 8 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जिसको मैंने फॉलो किया और अभी भी फॉलो कर रही हूँ। अब बिलीव मी, अगर आपने इसे फॉलो किया तो आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर फ्यूचर जरूर बना लोगे। दोस्तों ये थे 8 इम्पॉर्टेंट स्टेप टू सिक्योर योर फ्यूचर। इसके अलावा अब मैं बात करूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आप उनमें से कुछ फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है आप प्लीज़ उसे भी ध्यान से सुनें। तो फर्स्ट टिप होगा, डू मैनेज योर टैक्स प्रॉपरली। मतलब जो आप हर साल टैक्स भर रहे हो, अगर आप अच्छे खासे आपकी इनकम अच्छी और आप बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हो हर साल, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं टैक्स के, एटीसी, एटीडी, इसके अलावा भी एनपीएस, 5 ईयर एफडी प्लान, पीपीएफ, वॉलेंट्री पीपीएफ, तो आपको इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि, अगर आप ये सब प्लान को देख लें, इसमें कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो आप ईयरली टैक्स भर रहे हो उसका एक अच्छा खासा कंपोनेंट आप बचा सकते हो इन सब प्लान में इन्वेस्ट करके। तो आप इन सारे प्लान को ज़रूर चेक करें, जिससे आपका जो इनकम का एक अच्छा खासा परसेंट जो टैक्स में जा रहा है वो आप सेव कर सकते हो। तो मैनेज योर टैक्स प्रॉपरली, दैट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप। नेक्स्ट टिप होगा कि आपकी जो इनकम है उसका आप एक जो परसेंट सेविंग के लिए रखे हो, यानी कि 20%, उसे आप एक अच्छे चैनल में इन्वेस्ट करें। वो कुछ अच्छे चैनल हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड। अगर आप एफडी और आरडी करना चाहते हैं तो आपका जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है आप अपने बैंक से पूछ सकते हैं, वो आपको डिटेल्स की जानकारी देंगे कि आपको कौन सा प्लान या किसमें कितना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आप वो एफडी या आरडी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो चूज़ करें। तो सेविंग के लिए आप ये कर सकते हो सिंपली। इसके अलावा एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, वो कि होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड में होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अगर रियली आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं एक मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन आप थोड़ा उसके लिए फेयर नॉलेज ले लें। आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि बहुत इजीली आपका जो म्यूचुअल फंड या एसआईपी आपको करना है या आप इजीली उनको ट्रैक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्रो में किया, ये एक बहुत अच्छा ऐप है, मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ जा करके उसे इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं, आप उसके बारे में रिव्यू भी पढ़ सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसे आपको यूज़ कर सकते हैं एसआईपी के लिए। आप थोड़ी बहुत लेके इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लें एसआईपी करने से पहले कि किस किस जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं और कौन सा फंड आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के हिसाब से।
अगर आपको स्टॉक मार्केट का अच्छा नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में भी अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको डेली ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा इनकम हो सकता है, लेकिन ये रिस्क वाला फैक्टर है फ्रेंड्स। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क फैक्टर देख ले। अगर आपके पास, मैं सजेस्ट करूँगी कि एक्स्ट्रा पैसा है और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और आपको थोड़ा सा फेयर नॉलेज है, थोड़ा रिसर्च करके, तो आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप में भी आप SIP और स्टॉक दोनों आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बहुत इजीली वहाँ ट्रांजैक्शन होता है। हम सबको अपनी लाइफ को एक सिक्योर करने के लिए ये जो सारे स्टेप्स तो हमने फॉलो किए, उसके अलावा एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन में हमें इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत होती है। यूजुअली जो हमारा पैसा होता है वो हमारे जो बजटेड आइटम्स होते हैं, हमारी सेविंग, हमारा खर्च और हमारे डिस्क्रिशनरी आइटम्स, उसके अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। इसीलिए हम इमरजेंसी फ़ंड को जब ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए एक इमरजेंसी फ़ंड को बनाना बहुत ज़रूरी है। जो आपका हर महीने का खर्च है, उस खर्च का एटलीस्ट 6 गुना, यानी कि 6 महीने के लिए आपका जो खर्च हो सकता है, उतना इमरजेंसी फंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो अपना 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाएं। जो आपके 6 महीने का खर्च होता है वो आपका इमरजेंसी फंड में रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मनी मैनेजमेंट में हम कैसे, वो 8 इम्पॉर्टेंट और सिंपल स्टेप है जो हमें फॉलो करना है अपनी और अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि वो 8 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स और जो मेरे टिप्स थे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको अभी तक या आपने अभी तक मनी मैनेजमेंट नहीं किया तो वो आप फिर से करें। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के बताएं, और क्या अच्छा लगा। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई और टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और मेरी वेबसाइट lifefullons.blogspot.com, वहाँ पर जो मैंने आज जानकारी बताई वो सारी जानकारी उपलब्ध है। आप वहाँ जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी अपने कमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा लीजर, जो कि आपकी लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक लीजर टाइम क्या होता है और क्या वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और हमें जानने हैं, जिससे हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा लीजर टाइम हम प्लान कर सके। वो सारी बातें जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो फॉलो करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। और फ्रेंड्स, मेरा जो यह मिशन है कि मेरी ये इंफॉर्मेटिव बातें हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचे, इसीलिए आप इसे ज़रूर शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। आज के लिए बस इतना ही। मी लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स लिव लाइफ फुल ऑन।